हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में प्लस 2 के फर्स्ट 2 चैप्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, आज हम एक ही वीडियो में बाकी के जो पेंडिंग चैप्टर्स है उसको ख़त्म करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे चैनल में जाके चैप्टर वाइज प्रोफाइल में जाके आप इसको देख सकते हो और मैं इसके लिंक भी इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। तो इस वीडियो में आपने ध्यान से सुनना है कि कौन सा आर्टिकल करने वाला है, कौन सा आर्टिकल छोड़ने वाला है, किस में से एमसीक्यू आ सकते हैं, किस में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं और न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हो सकता है कि जो चैप्टर नंबर 3 है आप उसको कोई और चैप्टर समझो, तो मैं रेफरेंस बुक्स के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बायोट-सवार्ट्ज़ लॉ आता है और उसका हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये वाला है कि कॉइल के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसके अलावा ये जो 2 आर्टिकल है जिसमें हमारे पास ये जो वायर है इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और यहाँ कॉइल है और उसकी एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इनके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपने इसका एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना जो भी डायग्राम बेस्ड है जिसमें बायोट-सवार्ट्ज़ लॉ अप्लाई होता हो। जैसे कि हमारे पास इस तरह की डायग्राम्स हैं, ये वाली है, ये वाली है, ठीक है, और ये वाली डायग्राम है, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ये वाली डायग्राम है, ठीक है। ऐसी ढेरों सारी डायग्राम्स हैं, आपको मिल जाएंगी स्टार्टिंग में ही बायोट-सवार्ट्ज़ लॉ के रिलेटेड, तो उसमें से आपने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके बाद हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ आ जाता है। तो एम्पियर लॉ आपको पता है, ये वाला एम्पियर लॉ है, तो आपने ध्यान से इसका प्रूफ करना है क्योंकि इसका प्रूफ आने की पूरी पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स में। अगर प्रूफ ना आए तो इसकी एप्लीकेशन आ सकती है। जो इनफाइनाइट वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं जिसका आंसर आपको पता है ये होता है, तो ये वाला आर्टिकल आपको पेपर में आ सकता है। जो दूसरी इसकी एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो डेरिवेशन इस बार सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपने उसका फॉर्मूला याद करना है मैग्नेटिक फील्ड का। और आपको ये ध्यान रहे कि स्मॉल n जो है वो कैपिटल N/L है, ठीक है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करता है तो उसकी ट्रैजेक्टरी किस तरह की होती है, पैराबोलिक होती है। ये आर्टिकल आपने नहीं करना है, इसका सिर्फ आपने फॉर्मूला याद करना है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसमें चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर करता है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो उसका ट्रैजेक्टरी है वो हेलिकल होनी चाहिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखिए ये जो आर्टिकल है ये पूरा आने की जो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हाँ, इसमें से 1 नंबर का एमसीक्यू पक्का आएगा आपको, ठीक है। किस तरह का, जैसे देखो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल पे एंटर करता है तो आपको पता है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो इसका जो रेडियस का फॉर्मूला है mv/qb, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले का क्या बेनिफिट है आपको, अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया है और उसमें हमारे पास प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल या कोई भी 2 पार्टिकल एंटर कर रहे हैं तो उनकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, इसमें वो आपको उनकी वेलोसिटी की रेशियो पूछ सकता है, रेडियस की रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। आपको ज़्यादातर चीज़ें कांस्टेंट दी होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन 5 से है, बिल्कुल नहीं छोड़ने आपने। ये क्वेश्चन बच्चे सोचते हैं कि हम कर लेंगे, फॉर्मूला ही तो है, बट उसमें क्या है बच्चों को ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, इनका जो मास है वो चार्ज है उसका जो कंपैरिजन है आपस में पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पता होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो लॉरेंस फोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्स है लॉरेंस फोर्स, ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपको वेक्टर फॉर्म में एमसीक्यू आ जाए, 4 ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई करनी हो भी कौन सी ऑप्शन सही है, या इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी जो होती है वो E/B होती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। ये आपने हर हालत में करना है। इसके बाद जो साइक्लोट्रॉन है वो हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, ठीक है। तो
साइक्लोट्रॉन में भी कुछ नहीं है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए पार्टिकल की, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है R=mv/qb, तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल के काइनेटिक एनर्जी 12mv² भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो वायर है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे रख दिया, तो उसके ऊपर जो फोर्स है हमें पता है कि बिल साइन थीटा अप्लाई होती है। ये आर्टिकल आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इस आर्टिकल के आप न्यूमेरिकल कर सकते हो जो नेक्स्ट आर्टिकल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, दो वायर हैं, उनके सेम डायरेक्शन में करंट है या उनके आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो इनके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। तो आपको पता होगा कि फोर्स का जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमसे ये आर्टिकल नहीं होता, तो इसका फॉर्मूला याद कर जाओ। अगर आर्टिकल आप करोगे, क्योंकि दो स्टेप ही हैं इसमें सिंपल से, एक तो हमने F=BI फोर्स पर लेंथ यूज़ करके यहाँ पे बायर्स-वर्स लॉ हमने अप्लाई कर देना है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो हर आर्टिकल आपका +2 का, ये ध्यान से समझना मेरी बात, 2 या 3 स्टेप्स का ही है। ठीक है, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इस आर्टिकल के एंड पे डिफाइन 1 एम्पियर भी कहा जाता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। वो जनरली बच्चे भूल जाते हैं, वो करके जाना है। अगर ये आपको 3 मार्क का आता है या 5 मार्क का आता है, चाहे वो पूछता है चाहे नहीं पूछता है, आपने डिफाइन 1 एम्पियर करना ही करना है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉर्क वाला है। ठीक है, हमारे पास एक कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये वाला आर्टिकल आप छोड़ सकते हो, इसमें आप टॉर्क का फॉर्मूला याद करके चले जाओ जो मैक्सिमम टॉर्क वाला है। ये फॉर्मूला आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जो इस चैप्टर का दिग्गज आर्टिकल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो आपने हर हालत में करके जाना है बेटा जी। उसमें देखो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, आप सोचते हो कि आर्टिकल बहुत बड़ा है ना, नहीं होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास जो डेरिवेशन पार्ट है वो तो बहुत छोटा है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इनको कंपेयर कर दो, आपका डेरिवेशन खत्म हो गया। आपने सिर्फ क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का मतलब पता होना चाहिए, डिफाइन करना है और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बस ये करना है। रेस्ट आपने डायग्राम याद करनी है। पेपर में आपको ऑटोमेटिकली जब डायग्राम ड्रॉ करोगे उसी को आपने क्या करना है, लिख देना है। तो इसके बाद करंट सेंसिटिविटी आता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी आता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी बीच में रिलेशन वाला क्वेश्चन भी आपने अच्छे से करना है। अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो। ठीक है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट भी रह सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से बनता है। और हम गैल्वेनोमीटर को कैसे सेंसिटिव बना सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डेरिवेशन अगर आपने नहीं करनी तो आप छोड़ सकते हो, बट आपको मतलब पता होना चाहिए। इसमें लो रेजिस्टेंस की वायर जो पैरेलल में लगाते हैं, उसमें हाई रेजिस्टेंस की वायर सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और जो रिजल्टेंट के फॉर्मूले हैं एट द एंड जो फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, उसके बेस पे आपको हो सकता है डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन भी आ जाए या 1 मार्क का MCQ आ जाए। ठीक है, 2 मार्क में इसकी संभावना बहुत कम है। इसके बाद जो नेक्स्ट के 2 पार्ट्स हैं जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास मैग्नेट है। ठीक है जी, मैग्नेट के डायपोल मोमेंट आपको पता है ये M×2L होता है। ठीक है, अब इसका जो टॉर्क वाला आर्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी वाला आर्टिकल है, वो आर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके फॉर्मूले आपने याद करने हैं। हाँ, ये जो है हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल जो बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम ऐसे करके याद रख सकते हैं, मेन MAIN, तो ये उसका डायपोल मोमेंट होता है। इसमें से आपको क्वेश्चन पक्का आ सकता है। आपको कह सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स थी, कॉइल की रेडियस R था, फिर हमने नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दी, तो नया रेडियस आपको पता करना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से आपको नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी पता करना पड़ेगा। तो यही इसमें से पैट क्वेश्चन बनता है। हाँ, इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने मैग्नेट को इस तरह से काट दिया सेंटर में से, तो डायपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे ट्रांसवर्स काट दिया तो डायपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आपने कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है बोहर मैग्नेटन। ठीक है, इसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन और आपने क्या करना है, फॉर्मूला याद करके जाना है और कुछ नहीं, डेरिवेशन आप छोड़ सकते हो। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसकी आपने क्या करना है, परमिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू याद रखनी है। एक छोटा सा टेबल है, बुक को ध्यान से देखना, छोटा सा टेबल बना हुआ है, उसमें आपको रिलेशंस दिए गए हैं ससेप्टिबिलिटी और परमिटिविटी के आपस में, वो अच्छे से क्रैम करके जाने हैं। इसके बाद हमारे पास जो ये जो हिस्टैरिसीस ग्राफ वाला आर्टिकल है, ठीक है, तो ये किसी बच्चे ने डिटेल में पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है,
सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इसमें सॉफ्ट आयरन जो है उसके केस में ये एरिया कम आता है तो एनर्जी लॉस कम होता है, इसलिए हम इसको ट्रांसफार्मर के कोर में यूज़ करते हैं। स्टील के केस में जो है एरिया ज़्यादा आता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी है ज़्यादा होती है, कोर्सिविटी कम होती है, और स्टील के केस में ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ जो क्यूरी लॉ है, ठीक है। क्यूरी लॉ आपने पढ़ जाना है, ठीक है। 2 स्टेप ही हैं इसमें, ठीक है। टेम्परेचर के साथ जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है, मतलब जब हम मैग्नेट को गर्म करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, सिंपल सा फंडा है। हाँ, ये ध्यान रखना कि आपको ऐसा ना हो कि 1/T के हिसाब से फॉर्मूला ग्राफ पूछा जाए तो फिर वो ऑपोजिट हो जाएगा, और ये इसमें से हमारा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखिए, जो आपके पास फैराडे लॉ है या हमारे पास लेंज लॉ है, तो पंजाब बोर्ड में तो ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्टली नहीं आएगा। आपको जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसके, जैसे हमारे पास कॉयल है, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है, इसको इधर ले आए तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आएगी, यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आएगी, ये जितने भी बेटा जी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। और इसमें जैसे वायर में करंट है, ऊपर से रिंग आ रही है, ठीक है, उसमें कौन सा किस डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, ठीक है। अगर करंट इंक्रीजिंग है, रिंग स्टैटिक है, तो कौन सा पैदा होगा। या मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक रिंग है, ऊपर से एक मैग्नेट आ रहा है, ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उस केस में ग्राफ क्या बनेगा ईएमएफ का, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ वाला आर्टिकल, जिसका ये फॉर्मूला है, जिसमें हमारे पास इस तरह से वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, इनवर्ड या आउटवर्ड, ठीक है। तो उसमें BL ये जो फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन 2 या 3 नंबर की आपको आ सकती है। या अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मान लो रोड को, ठीक है, हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो इसके केस में जो EMF है वो कितनी पैदा होगी, ये न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको पता होना चाहिए पर सेकंड है। अगर आपको रेडियन पर सेकंड दिए गए हैं तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होंगी, ठीक है। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है एनर्जी कंजर्वेशन का आर्टिकल है इसी का ही, वो छोड़ सकते हो आप। और सेल्फ इंडक्शन का जो आर्टिकल है या म्यूचुअल इंडक्टेंस का आर्टिकल है, वो उसमें सिर्फ आपने ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। इसमें से पक्का आपको 1 नंबर का MCQ आ सकता है, ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल सा है। और उसके बाद एडी करंट आ जाते हैं। एडी करंट की सिर्फ डेफिनेशन आपने याद करनी है, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिलेबस में इस चैप्टर में, वो ये वाला है कि जो म्यूचुअल 2 कॉइल्स हैं, कोएक्सियल कॉइल हैं, उनके आपस में जब वो ऐसे इस तरह आपस में कपल्ड हो जाती हैं, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो आर्टिकल है, ठीक है, वो आपने अच्छी तरह से करना है। वो 3 मार्क का आपको आर्टिकल आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम 4th चैप्टर के B पार्ट के ऊपर, जिसमें हमारे पास क्या है, देखिए ये जो अल्टरनेटिंग करंट वाला आर्टिकल है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है। आपको लगेगा कि इसमें से क्या करें क्या छोड़े, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मैं वैसे बता देता हूँ, अदरवाइज़ मैं बता दूंगा बाद में कि पूरे चैप्टर में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो इम्पीडेंस है, ठीक है, इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, उसका आपने कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना, tan phi के बेसिस पे भी, ठीक है, या क्वालिटी फैक्टर के बेसिस पे भी, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला और न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना। 5-6 ही न्यूमेरिकल, आप NCERT के न्यूमेरिकल देख लेना, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है बेटा जी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इंडक्टर की जो एनर्जी है, ठीक है, हाफ Li स्क्वायर, ये पेपर में 2 बार आ चुकी है, ये आपने अच्छे से करना, छोटा सा ये आर्टिकल है। उसके बाद पावर के हैं, अकेला L कितनी पावर खाएगा, C कितनी पावर खाएगा, R कितनी खाएगा, और तीनों मिलके कितनी पावर खाएंगे, ये 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। रही बात जो स्टार्टिंग वाले आर्टिकल्स हैं आपके, जिसमें हमारे पास जो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, या हम कह दें RMS वैल्यू ऑफ करंट है, सिमिलरली वोल्टेज वाले आर्टिकल्स हैं, ये आप अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। सिर्फ आप इसको ये याद रखना है कि जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास 0.637 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो आपको पता है 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है, सेम ही वोल्टेज का है। तो इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे आपको करंट का ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो वो आपसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या है, एवरेज वैल्यू बताओगे क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ क्या है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताओ क्या है। तो आपको पता है ये ओमेगा है, इसको 2π/q को रखोगे तो आपको न्यू 50 हर्ट्ज आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुके हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, उसमें हमारे पास AC जनरेटर है। चाहो तो आप सारा छोड़ सकते हो, अगर आपको डर लगता है कि नहीं छोड़ना है तो आप सिर्फ इसका प्रिंसिपल कीजिए,
ठीक है। और उसके बाद जो छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है, जिसमें हम ये बताते हैं कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कर लो। तो एक डायग्राम करो, डायग्राम इसकी दो है, एक करके आप जा सकते हो। उसके बाद ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर किसी बच्चे ने पूरा नहीं करना है, आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ये आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और ट्रांसफार्मर रेशियो का जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, ये आप करके चले जाओ। और लॉसेज आपने इसके किसी हालत में नहीं छोड़ने, जैसे कि कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ये 5 लॉसेज है, ये आपने करके जानी है, ठीक है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े आर्टिकल है एक्सेप्ट ऑप्टिक्स आपके ये कवर हो गए, ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की, और जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है, वो डिटेल में तो आपने नहीं करना है, इसके 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। यानी कि आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको डेरिवेशन जो है, ठीक है ना, वो पता होनी चाहिए, मतलब उसका जो फॉर्मूला है लास्ट में, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है, कैसे आया उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद जो ईएम वेव्स की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो आपने मेनली करनी है। ये रेडियो वेव से लेके हमारे पास गामा रेडिएशन तक हर वेव की आपको एप्लीकेशन अच्छे से याद हो, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा जी, मान लो आपसे उसने कह दिया कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो मान लो 190 नैनोमीटर है, ठीक है, या कुछ भी लगा लो 10 नैनोमीटर है, तो आपसे वो पूछ लेगा कि इसकी एप्लीकेशन बताओ। तो आपने करना क्या, आपकी बुक में टेबल बना हुआ है वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का, रेडियो वेव से लेके गामा रेडिएशंस तक। तो कोई एक याद कर लो, चाहे वेवलेंथ का याद कर लो, चाहे फ्रीक्वेंसी का याद कर लो, ठीक है जी। वेवलेंथ का ज़्यादा अच्छे से याद कर लो, क्योंकि वेवलेंथ में से ही पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। अगर आपने फ्रीक्वेंसी का टेबल इजी लगता है आपको, वो याद कर लो। तो अगर वेवलेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी याद है तो वेवलेंथ निकाल लेनी है, या अगर वेवलेंथ का क्वेश्चन आ गया तो अगर फ्रीक्वेंसी याद है तो फ्रीक्वेंसी निकाल के आपको पता चल जाएगा किसका यूज़ आपने करना है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ ईएम वेव, ये फलाना ढिमका, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये आपने नहीं करना। मैक्सिमम इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। आपको 1 नंबर का तो एमसीक्यू ही मिल जाएगा, 2 नंबर का आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है रे ऑप्टिक्स। इसमें से सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टेज होता है बच्चों का, तो हम इसमें से क्या क्या करना है वो डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन छोड़ दो, वो नहीं आएगा आपको। सिर्फ क्या है, ये जो हमारे कॉनकेव मिरर के 2 आर्टिकल हैं और कन्वेक्स मिरर का 1 आर्टिकल है, जिसके लिए हमें मिरर फॉर्मूला करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों आपने करके जाने, क्योंकि बहुत सालों बाद ये जो आर्टिकल है हमारे सिलेबस में इंक्लूड हुआ है। तो तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जिसको एक फॉर्मूला ड्राइव करना आ गया, बाकी डायग्राम्स याद रखो, बाकी के आपके आराम से हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्शन का, तो आपने वहाँ से शुरू करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बेटा जी आपको इसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, क्या होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है। फॉर्मूला आपको डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, 2 स्टेप की डेरिवेशन है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले आपने करना है। अगर टाइम बचता है तो बाकी क्वेश्चन करने, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर 3 मार्क्स का आपको पेपर में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास ना जो कन्वेक्स लेंस का है केस, जैसे रेयर टू डेंसर हम जाते हैं या डेंसर टू रेयर जाते हैं, कॉनकेव के केस में भी रेयर टू डेंसर जाते हैं या डेंसर टू रेयर जाते हैं। तो ये वन मीडियम टू अनदर मीडियम के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, हमारे इस तरह से फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे μ2 माइनस μ1 ऐसे करके ये रेयर टू डेंसर का है। तो ये फॉर्मूले आप याद कर जाओ। अगर आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, हो सकता है आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे सो बबल है वो पानी में डाल दिया है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका क्या है, डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ये रिस्क ले सकते हो, ठीक है। हाँ, आपने लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं छोड़ना है, ठीक है। दोनों का ही आपने करना है, कन्वेक्स का भी करना है, कॉनकेव का भी करना है। इसमें खूबसूरती क्या है, आप कन्वेक्स का कर जाओ, कॉनकेव का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम ही डेरिवेशन है, सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस है। उसके बाद जो पावर ऑफ लेंस है ये 10th क्लास में आता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें से कोई फॉर्मूला न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट हाँ आपको जो लेंस मेकर फॉर्मूला है जो हमारे पास इस तरह से है, ठीक है, इसका आपने बेटा जी एक भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत कम पेपर में आया है। इस तरह से क्वेश्चन आए थे कि लेंस को हमने बीच में से काट दिया, या लेंस को हमने ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसकी डेंसिटी ग्लास लेंस से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो लेंस किस तरह से बिहेव करेगा, फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो वाले क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
आ जाता है नेक्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाला। तो इस तरह के लेंसेज वाले न्यूमेरिकल हैं हमारे पास। लेंस है, यहाँ कॉनकेव मिरर है, या लेंस है, यहाँ कन्वेक्स मिरर है, या लेंस है, प्लेन मिरर है। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ इमेज कहाँ बनेगी, 7-8 ही डायग्राम्स हैं, आप ध्यान से करना, ठीक है। अगर आप एंड पे करना चाहते हो तो एंड पे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रिज्म। तो देखो भैया जी, इसमें से तो कुछ भी नहीं छोड़ना, एक ही तो आर्टिकल है। जो थिन प्रिज्म का फॉर्मूला है वो आपके पास ये है, जो प्रिज्म फार्मूला है वो आपके पास ये है, ठीक है ना। तो इसमें से हर साल क्वेश्चन कोई ना कोई आता है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मिनिमम डेविएशन के रिगार्डिंग पूछा जाता है। आपको ग्राफ तो पता ही है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनता है। तो सिर्फ इसी मिनिमम डेविएशन के पॉइंट से ही इसका क्वेश्चन 2 नंबर का बना सकता है कि मिनिमम डेविएशन से आपका मतलब क्या है, ठीक है। उस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है, अगर पूरे का पूरा नहीं आएगा। बाद में जो डिस्पर्सिव पावर है, एंगुलर डिस्पर्शन है, वो आप छोड़ दो, स्कैटरिंग वैसे सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, तो आपने शुरू ही यहाँ से करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आपके पास, इसका एक केस है हमारे सिलेबस में, और हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसके 2 केस है, ठीक है जी। तो आपको अगर लगता है कि ये भी नहीं होगा, तो मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि आपको इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। आपने सिर्फ इसकी डायग्राम याद करनी है और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद करना है, ठीक है जी। और कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ डायग्राम्स और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले याद करने हैं। उसके बाद जो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की एडवांटेज है ओवर, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप पे, ठीक है, वो 4-5 पॉइंट है, वो अच्छे से कर जाना। अगर पेपरों ने इजी डाला तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसिग्रेनी टेलीस्कोप भी पेपर में आ सकता है। वो बड़े इजी से हैं, आपने देखा होगा, इस तरह से हैं, ठीक है। यहाँ कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे पैराबोलिक कनकेव लगा हुआ है, यहाँ से लाइट आती है, ऐसे जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास आई पीस लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह का ये जो न्यूटोनियन वाला है या कैसिग्रेनी है, वो आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, वेव ऑप्टिक आ जाती है। उसमें हमारे पास वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और उसके टाइप्स पता होने चाहिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये तीनों करने हैं आपने। उसके बाद जो हाइगन प्रिंसिपल है, ये देखो बहुत देर बाद इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी है, क्योंकि हमारे पास फ्रिंज विड्थ का आगे जाके आर्टिकल आएगा, वो आर्टिकल सिलेबस में नहीं है। उसका सिर्फ हमारे पास फॉर्मूला इस बार करना है, क्योंकि उसमें सिर्फ उसने डेफिनेटली न्यूमेरिकल डालना है। तो आपको हाइगन प्रिंसिपल का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम प्रूव करते हैं इस तरह से, या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाला आर्टिकल आपने देखा होगा, इस तरह से रेज आती हैं। तो ये दोनों आर्टिकल में से एक आर्टिकल आपको 3 मार्क का मिल जाएगा। उसके बाद वेव फ्रंट प्लेन मिरर में से कैसे प्रिज्म में से कैसे पास करेगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रिज्म है, ये वेव फ्रंट कैसे पास करेगा, इधर से बाहर आएगा, ठीक है ना। और लेंस के केस में कैसे होगा, कनकेव मिरर केस में कैसे होगा, ये जस्ट बच्चों वाली डायग्राम्स है, ये एक बार नज़र डाल लेनी है आपने। और उसके बाद जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये आपने डिटेल में नहीं करना है। आपको सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्सेज हैं क्या, ठीक है, कंडीशंस क्या है, वो उसमें आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, जो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है या इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, इसको आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। और I1 I2 आपको पता है, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, या विड्थ बाय विड्थ का ये फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं और फ्री के नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपने अच्छे से करके जाने हैं। उसके बाद आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जैसे पार्ट डिफरेंस कंडीशन ये होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये कंडीशन होती है। आपको पता होगा कि वेव ऑप्टिक्स सिर्फ इसी आर्टिकल के लिए ही डिफ़िकल्ट मानी जाती है, तो इसमें से सिर्फ आपने न्यूमेरिकल्स ही अच्छे से करने हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आर्टिकल कोई पेपर में नहीं आएगा। और उसके बाद जो फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, जिसमें हम बीटा लिख देते हैं n लैम्डा d/d, ठीक है, ये ब्राइट के लिए है, और 2n-1 लैम्डा d/d, ठीक है, 2d वो डार्क फ्रिंज के लिए है। तो आपने ये एक अच्छे से याद करने इनके फॉर्मूले। और सबसे बड़ा जो आर्टिकल है जो पेपर में आएगा ही आएगा, वो है डायफ्रैक्शन, ठीक है। अब कई बच्चों को लगता है कि सर डायफ्रैक्शन हमसे नहीं होती, हमें समझ नहीं आती। तो देखो शॉर्टकट बताता हूँ, नंबर उतने ही आएंगे, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है,
ठीक है। उसके बाद कंडीशन बता देनी है कि जो स्लिट का साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, ठीक है ना। अगर लेंथ बढ़ानी है आर्टिकल की तो ऐसे बढ़ा दो ना कि स्लिट बड़ी है तो ऐसे करके कम बेंडिंग होगी, स्लिट थोड़ी छोटी होगी तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, और छोटी हो जाएगी तो और ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी। तो इससे एक तो पेज भर जाएगा, ठीक है, और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके बाद जो डायग्राम है जिसमें हमारे पास ऐसा है, सोर्स फोकस पे रख दिया, रेज आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे जो एक लेंस और लगाया है ये आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ ये आपने ऐसे डायग्राम बनानी है। तो इसमें क्या है, जो आपके पास मिनिमा है या मैक्सिमा है उसके ना सिर्फ आपने रिजल्ट याद करने हैं, ठीक है जी। जैसे हमारे पास है 2n+1 λ/2, ठीक है, या हमारे पास n लैम्डा है, ये डार्क बैंड के लिए है, वो ब्राइट बैंड के लिए है, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए और इनको डिटेल में नहीं करना, लिखना है भी कैसे कंडीशन बनती हैं, है ना। आपने देखा होगा पैराग्राफ्स बने हुए हैं। उसके बाद जो सेंट्रल मैक्सिमा आता है, ठीक है, जिसकी हमने डेरिवेशन करनी है, ये हर हालत में डेरिवेशन करनी है, 3 स्टेप है सारे, ठीक है, वो अच्छे से करना है। और इसका जो एंड पे ग्राफ है वो अच्छे से करना है। आपको डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। तो ये अगर आपको पता होगा ना तो आपको हो सकता है केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाए इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो वेव ऑप्टिक्स है वो आपकी सारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हाँ, रही बात न्यूमेरिकल्स की या MCQ की, न्यूमेरिकल पक्का इसमें से आएगा और डायफ्रैक्शन आपको पक्का आएगी, ठीक है। डायफ्रैक्शन ऑप्शन में भी आ सकती है किसी आर्टिकल के साथ, और वैसे भी 3 मार्क की भी आ सकती है। तो बेटा जी आगे हम बढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ओर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम मोटा मोटा देखें तो उसमें क्या आ सकता है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगी आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हम किनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। ये अच्छे से करना है। इसके बाद 4 लॉ है जिसमें हम इसकी जो ये डेरिवेशन है उसके नीचे 4 लॉ लिखे हैं, वो अच्छे से करने हैं आपने, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल कोई नहीं छोड़ना आपने, बहुत रद्दी से न्यूमेरिकल है। किनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये होता है, एक किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और एक किनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है p²/2m। तो मतलब कहने का ये फॉर्मूले अगर आपको याद है, ये आपको पता वर्क फंक्शन है, तो न्यूमेरिकल कोई भी आप इजीली कर सकते हो। इसमें नंबर क्यों करते हैं, क्योंकि वर्क फंक्शन ज़्यादातर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है, आपने उसको इससे डिवाइड करना है। पहले वर्क फंक्शन है तो उसको आपने जाउल में कन्वर्ट करना है, तो आपके न्यूमेरिकल ईजिली हो जाएंगे। उसके बाद मोटा मोटा बात करें तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो हमारे पास है उसका फॉर्मूला, उसके जितने भी ये जो हमारे पास हैं फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये अच्छे से हमने करने हैं, ठीक है। और ये हमारे 3-4 डेरिवेशन हैं, ये डिटेल में करनी है, एक एक स्टेप की डेरिवेशन है। पूरे का पूरा आर्टिकल कभी नहीं आता, 2 या 3 नंबर का ही आएगा। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें अगर मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दें और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। तो पेपर में ये 2 बार आ चुका है, ठीक है जी। और इसी फॉर्मूले की अगर मैं दोबारा बात करूं तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जैसे मैंने बात की थी ना 3rd चैप्टर में, जैसे लॉरेंस फोर्स के रिगार्डिंग मैंने बात की थी या उससे पहले, तो इसमें क्या ना देखो लैम्डा जो है वो चार्ज और मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको बता देगा कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, वो मूव कर रहे हैं, उनका पोटेंशियल सेम पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहे हैं, तो उनकी वेवलेंथ की रेशियो निकालो तो इजीली आपका हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आ सकते हैं। लैम्डा का पोटेंशियल के साथ या पोटेंशियल के रूट के साथ आपको ग्राफ आ सकता है। इसके बाद हमारे पास जो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ थे, ठीक है, जिसमें हम करते हैं इंटेंसिटी का ये करंट के साथ ग्राफ करते हैं, या डिफरेंट इंटेंसिटी पे सेम पोटेंशियल आता है, या डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग पोटेंशियल आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है। तो ये 3 ग्राफ तो ईजी हैं, बट आपने प्रैक्टिस जो करनी है वो इस तरह ही करनी है जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग से आ सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो ग्राफ होते हैं हमारे, ठीक है, इस तरह से ग्राफ होते हैं, तो ये वाले अच्छे से करने हैं, ट्रिकी से ग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आर्टिकल में, जैसे बता दिया इस तरह का कि हमारे पास मेटल ए है, ये मेटल बी है, तो वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है या किनेटिक एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, इस तरह के क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। ये आपको बता देगा कि इतना वर्क फंक्शन है हमारे पास और फलानी वेवलेंथ की रेडिएशन फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एनर्जी आप इससे निकाल लोगे, वर्क फंक्शन अगर कम है आपकी एनर्जी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो ये सारा आर्ट चैप्टर जो है बड़ा ही खूबसूरत है, 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर है। तो मैक्सिमम इसमें से 3 मार्क की आइंस्टीन इक्वेशन बनती है, बाकी सारे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियस, ठीक है। मोटा मोटा आपको बता दूं कि एटम में सबसे पहले आपने शुरू करना है बोहर के पोस्टुलेट से। 3 पोस्टुलेट हैं, आपने वो अच्छे से करने हैं, डिटेल में करने हैं, ऐसे करने हैं जैसे आपने पूरी थ्योरी याद करनी है। और उसके बाद जो रेडियस का आर्टिकल है,
ठीक है। रेडियस का 4π² m/kz(e²), ये रेडियस का फॉर्मूला आपने अच्छे से करना है। इसमें अगर ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो इसका आंसर 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है। तो इसमें से क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है बेटा जी कि आप बताओ कि ये जो ऑर्बिट्स है इक्वली स्पेस नहीं है, तो यहाँ से पता चलता है अगर n1 पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 पुट करके 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल जाता है कि रेडियस यहाँ ऑर्बिटल्स जो है इक्वली स्पेस नहीं है। तो इसमें से बाद में वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने करना है, कर सकते हो, छोड़ना छोड़ सकते हो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला छोड़ सकते हो, बट एनर्जी का फॉर्मूला नहीं छोड़ना, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसका रिजल्ट आपके पास ये आता है, ठीक है। ये आपने किसी हालत में नहीं छोड़ना। उसके बाद हमारे पास ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन ब्रैकेट, पी फंड, उसके लिए सारी n1 n2 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। और जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं अलग अलग शेल्स के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, आपको वेवलेंथ दी गई होगी, आपको एनर्जीज याद होनी चाहिए। आपको जो हाइड्रोजन का केस है उसमें भी आपको एनर्जीज पता होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट शेल में ये है, सेकंड शेल में ये है, थर्ड शेल में ये है, फिफ्थ शेल में ये है, फोर्थ शेल में सॉरी फिफ्थ शेल में ये है। अगर ये आपको एनर्जी डिफरेंस याद होंगे तो ईजिली आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। जितनी भी सीरीज़ हैं लाइमन, बाल्मर, पास्टन ब्रैकेट, पी फंड, वो कौन से रीजन में लाई करती हैं, लाइमन यूवी में लाई करती है, बाल्मर विजिबल में लाई करती है, बाकी सारी इंफ्रारेड में लाई करती हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने ये करना, रदरफोर्ड की लिमिटेशन पढ़ लेनी है 1 नंबर में, स्पेक्ट्रा वगैरह करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग और नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए। 1 नंबर का आपको इम्पैक्ट पैरामीटर से MCQ आ सकता है, वो अच्छे से करना है। और जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो छोड़ सकते हो आर्टिकल, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिमिटेशन बोहर की आप छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में मोटी मोटी बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आपने करना है वो बाइंडिंग एनर्जी का जो इस तरह सा ग्राफ है वो अच्छे से करना है, वो 5 मार्क की फॉर्म में प्रिपेयर करना है। और उसके बाद इसमें हमारे पास जो रेडियस का ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक्स और वाई आपको 2 न्यूक्लियस दे दिए गए हैं, तो पूछ लेगा इसमें से कौन इनकी रेडियस की रेशियो निकालो, तो आपको ईजिली निकाल लो कि ये ए आपको पता है, डिवाइड करना है, R0 कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। और डेंसिटी अगर 2 न्यूक्लियस की रेशियो पूछी जाती है तो हर बार 1 by 1 आती है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो हमेशा ही न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है। रही बात मास डिफेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बट मास डिफेक्ट का क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा आपको। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, चाहे फिशन की है चाहे फ्यूजन की है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर ये मास ज़्यादा है ये मास कम है तो एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। अगर ये मास कम है ये मास ज़्यादा है तो मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, मास डिफेक्ट निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड का मास माइनस कर देना है। और आपको पता होगा कि जो मास है वो AMU की फॉर्म में आपको दिया होगा, आपका रिजल्ट भी AMU की फॉर्म में आएगा। आपसे अगर एनर्जी पूछी जाएगी तो आपने डेल्टा MC² का फॉर्मूला लगाना जरूर है, बट डेल्टा M जो आपका मान लो इतना आंसर आ गया AMU, वो आपको उसको 931 से मल्टीप्लाई करके आपने एनर्जी का फॉर्मूला निकाल देना। तो कहने का मतलब ये है कि मास डिफेक्ट सीधा नहीं पूछा जाएगा, आपको 2 नंबर का या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाएगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा, जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करके आपने वो कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो अगर मान लो फिशन के बेसिस पे आ जाता है न्यूमेरिकल, ठीक है, या जैसे आयरन आ जाता है, आयरन हमारे पास 2656 वाला है, इसमें पूछ लेते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी बताओ, तो वही सेम है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपने ये करना है, सिंपली दिमाग में रखना है, डेल्टा एम ने निकालनी है, अपने डेल्टा एम आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, तो उससे आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। थोड़ी सी ये फीलिंग आ रही है कि इसमें से वो पेपर आपको जरूर डालेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का ये जो ग्राफ है आपका, ये फोर्स का ग्राफ है और ये पोटेंशियल एनर्जी का इस तरह से ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ अच्छे से करना है, इसके प्रॉपर्टीज 3-4 है वो याद कर लेनी है। युकावा थ्योरी आपने नहीं करनी, वो आप छोड़ सकते हो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो ये बड़ा सा आर्टिकल जिसमें आपके पास ऐसी वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है वो ध्यान से करना है, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है पर न्यूक्लियन और न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन फॉर्म में तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बेटा जी, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन है, ये 2-2 नंबर की हैं, आपने ध्यान से कर लेनी है। इसकी इक्वेशन आप जरूर याद कर लेना, एक न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन याद कर लेनी है और न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन आपने याद कर लेनी है। उसके बाद रही बात न्यूक्लियर रिएक्टर की, ठीक है। देखो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो है इस बार सिलेबस में नहीं आएगी, तो न्यूक्लियर रिएक्टर आपको अच्छे से करना है, बट रिएक्टर नहीं सारा करना, आपने सिर्फ इसमें याद रखना है कि मॉडरेटर कौन है, एग्जाम्पल्स उसका क्या काम होता है, कूलेंट का क्या काम होता है और कंट्रोल रोड्स का क्या काम होता है,
ठीक है। बाकी तो आपको जीके पता ही है कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट क्या है, हिरोशिमा नागासाकी केस पता है। इस तरह के केसेस आपसे नहीं पूछेगा, हो सकता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना के डाल दे, ठीक है। फिर आपको उसमें से पूछ लेगा कि फिशन रिएक्शन क्या होती है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है जी। तो इससे हमारा ये जो न्यूक्लियर चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल पक्का आ सकता है फिशन का या फ्यूजन का मास डिफेक्ट की फॉर्म में, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लास्ट जो हम बात करें वो हमारे पास चैप्टर है सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने पास होना है तो सेमीकंडक्टर अच्छे से पढ़ जाए, ठीक है जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम एंड न्यूक्लियस, और जो सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला वो पढ़ जाए और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस कर जाए, ठीक है। डायफ्रैक्शन कर जाए तो इजीली पास हो सकता है, बाकी कुछ भी ना करे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में क्या है, इसके दो पार्ट, हमारा जो 9th चैप्टर है जो हमारा बेसिकली ये, उसमें हमारे पास क्या ना आपने डिफरेंस करने हैं, पी टाइप और एन टाइप के डिफरेंस पढ़ लो। पेपर में डायरेक्ट कभी नहीं आता कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करो, तो डिफरेंस आप कर जाओ, इसी को पैराग्राफ की फॉर्म में बना के आपने कर देना है। उसके बाद हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी डिफरेंस दिया हुआ है एंड ऑफ द चैप्टर पे, उसके भी अपने पॉइंट्स याद कर लेने, अगर डायरेक्टली पूछ लिया गया तो इसी पॉइंट्स के पैराग्राफ बना देने हैं। और मेन जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो क्या है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वहाँ पे सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है, और एन टाइप केस में यहाँ पे डोनर एनर्जी लेवल बनता है, ठीक है। ये सेप्टर है, ये डोनर है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये 1 नंबर की डायग्राम इसमें से आ सकती है। डोपिंग शॉपिंग क्या होती है वो कोई नहीं पूछता, ठीक है, एक बार पढ़ लेना आपने, ठीक है। डिटेल में कुछ नहीं करना है, इसमें से सिर्फ 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सिलिकॉन के केस में ये जो दोनों वैलेंस बैंड और कनेक्शन बैंड के बीच में गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम केस में 0.72 होता है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा जी पी एन जंक्शन, ठीक है। ये आपने अच्छे से करनी है, जिसमें डिप्लेशन लेयर बनाते हैं या पोटेंशियल बैरियर हमारे पास बनता है, ठीक है। ये अच्छे से करना है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया है, तो इसका हर आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसकी फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है। 2-2 नंबर के बने बनाए क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल फॉर्म की कंसेप्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम बात आगे करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की और रिवर्स बायसिंग की। तो आपने कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में ये डिप्लेशन लेयर थोड़ी सी पतली हो जाती है, रिवर्स बायसिंग में मोटी हो जाती है। इनके आपने ग्राफ अच्छे से करने हैं, यानी फुल फ्लैज ये क्वेश्चन 3 मार्क का आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, जस्ट आप डायग्राम याद रखो और ग्राफ याद रखो, थ्योरी नहीं आती तो छोड़ दो, ठीक है, रिस्क ले सकते हो। तो मेन जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा वो पक्का आएगा रेक्टिफायर, या तो हाफ वेव रेक्टिफायर आ जाएगा या फुल वेव रेक्टिफायर है, इसकी पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। बेटा जी इसमें नंबर इसलिए करते हैं कि दोनों की जो डायग्राम्स है वो ध्यान से करनी है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि इसमें तो ये तो हो गया हमारे पास जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक तो ये भूल जाते हो लगाना, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगानी भूल जाते हो, और ये कॉइल की जो गिनती है सेम नहीं करनी है। और आप जब फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ डायग्राम करते हो ना, तो आप उसमें क्या गलती करते हो, आप उसको ऐसे बना देते हो, ठीक है। ये लगा दी, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे नहीं आएगा। बीच में एक वायर लगेगी, ठीक है, उसके क्रॉस आपने जो वोल्टेज लेनी है, और ये कोर कभी भूलना नहीं है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में मिलेगा, ठीक है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे आपने देखा होगा इस तरह से डायड वाले जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है जी। रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है, यहाँ पे भी लगाई हो सकती है, तो यहाँ बल्ब दिए जा सकते हैं, यहाँ एमीटर लगाया जा सकता है, यहाँ पे एमीटर लगाया जा सकता है, यहाँ पे एमीटर लगाया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन 3-4 ही हैं, वो आपने अच्छे से करने हैं। रही बात इसके बाद जो एप्लीकेशंस हैं, फोटो डायोड होगी, एलईडी होगी, सोलर सेल हो गया, आपने एक बार पढ़ के जरूर जानी है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार चलो सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट आपका जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है वो इसमें से बन के आ भी सकता है, ठीक है। काफ़ी सारा कुछ लिख देगा फोटो डायोड के बेस में, तो आपकी जीके चेक कर लेगा कि आपको डायोड की इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो 2-2 नंबर का ही आपने फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल करना है, जीनो डायोड इस बार आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये रही हमारी अब तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई आर्टिकल इसमें से रह गया है, वो करना है कि नहीं करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो, तो सून आई विल रिप्लाई फॉर दैट, ठीक है। तो तब तक के लिए डटे रहो, लगे रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।